हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका रिपोर्ट एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य और उससे संबंधित साहित्यकार से जितने भी प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम अप्रॉक्स 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। और फ्रेंड, जैसा कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में फैक्ट्स है, तो हम सारे प्रश्नों को देखते चलेंगे और उनके डायरेक्ट आंसर को देते हुए चलेंगे। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगी। तो चलिए आइए एक एक करके एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, यूथिडाइडीज या फिर सुकरात? तो बताइए आंसर क्या है हमारा? हमारा आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी, जिसमें हमें 500 ईस्वी पूर्व के समय में भारत और फारस के संबंध की हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि ये कभी भी हेरोडोटस कभी भी भारत नहीं आए हुए थे, इन्होंने अनुश्रुतियों के आधार पर, यानी कि उस समय के जो विद्वानों और लेखकों के द्वारा जो भारत से संबंधित पुस्तकें लिखी गई थी, उन पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर इन्होंने इस पुस्तक की रचना किया था, जिसमें इन्होंने भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। जहां सूची 1 में हम देख रहे हैं कि कुछ रचनाएं दिया गया है, कुछ साहित्य दिए गए हैं, कुछ ग्रंथ दिए गए हैं। वहीं सूची 2 में उससे संबंधित जो है रचनाकार दिया हुआ है, जो हमें सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में देखिए, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिकी। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं फ्रेंड वो हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना किया गया था और जो अष्टाध्यायी है वो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। फ्रेंड, एक प्रश्न और भी इससे संबंधित पूछा जाता है, रचनाकार जो थे या जो लेखक थे या फिर जो विद्वान थे वो किस शासक के शासनकाल के दौरान थे या किस शासक के दरबार में रहा करते थे, किस शासक के राजकीय कवि थे, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कि पाणिनि की बात करें फ्रेंड, पाणिनि जो थे वो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के मित्र थे। और नंद वंश का जो समय फ्रेंड देखेंगे वो 400 ईस्वी पूर्व का समय था। तो इससे हमें मौर्य काल के पूर्व की जानकारी जो हमें पता चलता है वो अष्टाध्यायी से पता चलता है, जिसकी रचना किसने किया था? पाणिनि ने किया था, जो महापद्मनंद के मित्र थे। दूसरा देखिए महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किया था फ्रेंड पतंजलि ने। महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पे टीका है और पतंजलि ने जो कि इसकी रचना की थी ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। और इन्होंने जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था उसका संचालन उन्होंने पतंजलि ने किया था। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से क्या पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका संचालन किसने किया था? पतंजलि ने किया था। और पतंजलि ने किसकी रचना किया? महाभाष्य की रचना किया। महाभाष्य क्या है? अष्टाध्यायी पे टीका है। ऐसी चीज़ें याद करिए। तो चलिए एलिमिनेट कर लेते हैं। अपना आंसर ए का 4 है और बी का 3 है। देखिए हमें आंसर ए में ही मिल गया। बाकी अन्य को भी देख लेते हैं। निरुक्त देख लीजिए, निरुक्त के द्वारा यास्क की रचना की गई और यास्क के द्वारा निरुक्त की रचना की गई और आपके कात्यायन के द्वारा वार्तिकी की रचना की गई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस एक न्यायिका विहीन लेख है और इसकी जो रचना किसके द्वारा किया गया था? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो इसकी रचना की गई थी विशाखदत्त के द्वारा। मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी और मुद्रा राक्षस से हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी पता चलती है। मौर्य काल यानी कि देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस तरीके से चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके नंद वंश के स्थान पे मौर्य वंश की स्थापना की गई, किस तरीके से की गई, किन षड्यंत्रों से, किन चालाकियों से की गई, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। और एक ये भी प्रश्न आता है कि विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त को क्या बताया गया? तो उसमें उसको वृषभ कुल का बताया गया, यानी कि निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखित किए हैं? फ्रेंड, ये गुप्त काल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल में कौन सी रचना की गई थी, किन साहित्यों की रचना की गई थी। तो देखा जाए अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अमरकोश फ्रेंड अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी और अमर सिंह जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे और उनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है,
9 रत्नों में से एक थे अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश की रचना की। कामसूत्र वत्सायन के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपके गुप्त काल से संबंधित है। मेघदूत फ्रेंड कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। मेघदूत और कालिदास फ्रेंड 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। मुद्रा राक्षस फ्रेंड, मुद्रा राक्षस इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा किया गया था, ये भी गुप्त काल से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये गुप्त काल में लिखी गई थी लेकिन जानकारी हमें मौर्य काल से संबंधित दे रहा था, कौन? मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड? 1 2 3 4, यानी कि सारे अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस, ये सारे साहित्य जो हैं वो आपके गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? सूरदास, दंडिन, तुलसीदास, कालिदास। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दंडिन। ठीक है, दंडिन के द्वारा 10 कुमार चरितम की रचना की गई थी। और देखा जाए तो सूरदास के द्वारा क्या किया गया था फ्रेंड? सूर सागर, सूर रत्नावली किया गया था, और सूर सागर, सूर सारावली किया गया था, और आपका देखा साहित्य लहरी की रचना की गई थी। तुलसीदास के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड रामचरितमानस की रचना किया गया, विनय पत्रिका की रचना किया गया था। कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, कुमार संभव, इन सभी चीज़ों की रचना की गई थी। ठीक है, बाकी 10 कुमार चरितम की रचना दंडिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? फ्रेंड, कालिदास संस्कृत के महान कवि और भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। कालिदास के द्वारा देखा जाए तो 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना किया गया था। तो इसमें पूछा है कि वो कौन से नाटक कालिदास के द्वारा नहीं लिखे गए थे। तो देखा जाए मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, जानकी हरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जानकी हरण जो है वो कालिदास के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई थी, बल्कि श्रीलंका के कवि हैं जिनका नाम है, श्रीलंका के कवि कुमार दास। ठीक है, कुमार दास के द्वारा जानकी हरण की रचना की गई थी। अन्य देख लीजिए, ये 3 नाटक जो हैं, मालविकाग्निमित्रम जो कि कालिदास के द्वारा लिखित प्रथम रचना है। ठीक है, पहली रचना जो है, पहला नाटक जो है जिसमें अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। और मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित पहला नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम फ्रेंड, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है कि हस्तिनापुर के जो राजा दुष्यंत और एक कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग की कहानी दिया गया है। और कुमार संभव में फ्रेंड जबकि शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ये 3 नाटक जो हैं वो कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया, इनके द्वारा 3 नाटक और 4 काव्यों की रचना किया गया, जिसमें 2 खंड काव्य हैं और आपका 2 महाकाव्य हैं। तो देखा जाए मेघदूतम, कुमार संभव, उत्तर रामचरितमानस, ऋतु संहार। तो देखा जाए इसमें जो आंसर है उत्तर रामचरितमानस। उत्तर रामचरितमानस कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि ये भवभूति के द्वारा लिखित संस्कृत नाटक है। ठीक है, भवभूति के द्वारा, भवभूति ने उत्तर रामचरितम की रचना की है और इसमें हमें राम के उत्तर जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाकी मेघदूत हो गया, कुमार संभव हो गया, ऋतु संहार हो गया और एक और हो गया रघुवंशम। ठीक है, ये 4 जो हैं ये काव्य हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास भारत के शेक्सपियर किसके दरबार में थे? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चलिए हमें देखना है, हमें सूची 1 में दिया है रचनाकार या साहित्यकार और दूसरा उनसे संबंधित जो भी उन्होंने रचना किया वो दिया है। पाणिनि ने देखा फ्रेंड, पाणिनि के द्वारा क्या किया गया था बताइए? पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ। वत्सायन के द्वारा बताइए क्या किया गया था, जल्दी बताइए। ठीक है, कामसूत्र की रचना वत्सायन के द्वारा किया गया था। सब गुप्त वंश के शासक है गुप्त काल से। चाणक्य फ्रेंड, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी और ये राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इससे हमें चूंकि लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन इससे अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बल्कि हमें राजनीति से संबंधित जानकारी मिलती है कि किस तरीके से राज्य को बनाया जाए, किस तरीके से राज्य को सजोया जाए, इससे संबंधित हमें अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। और फ्रेंड देखा जाए चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने
धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। कल्हड़ की राज तरंगिणी, फ्रेंड कल्हड़ की राज तरंगिणी हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, पाणिनि का अष्टाध्याय यानी कि 3 हमारा आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्याय, वात्स्यायन कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र और आपका कल्हड़ राज तरंगिणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है राज तरंगिणी देखा जाए तो चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से, कृष्णदेव राय के शासनकाल से। तो बताइए कश्मीर हमें राज तरंगिणी किससे संबंधित है? ये है कश्मीर के इतिहास से संबंधित हमें जानकारी देता है कल्हड़ की राज तरंगिणी। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। जहाँ सूची 1 में हमें लेखक दिए हुए वहीं सूची 2 में उनसे संबंधित रचनाएं दी हैं। चलिए भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। तो बताइए आंसर हमारा क्या होना चाहिए? भारवी के द्वारा देखा जाए तो कृतार्जुनियम का जो लिखवाया गया था, रचना की गई थी। और इसमें देखा जाए तो अर्जुन ने किस तरीके से किरात यानी कि जो वेशधारी शिव को किस तरह जो युद्ध हुआ था उस पर हमें ये वर्णन मिलता है, कृतार्थ जो नियमन है। और हर्ष के द्वारा देखा जाए क्या लिखा गया था, बताइए हर्ष के द्वारा क्या लिखा गया था? जल्दी से हमें आंसर देते हुए चलते चलिए। नागानंद इनकी रचना थी। कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया था? मालविका नमित्रम, ऑलरेडी हमने बताया था अग्निमित्र और मालविका की कहानी। राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी की रचना की गई थी। ठीक है, राजशेखर के द्वारा क्या किया गया था? कर्पूर मंजरी की रचना की गई थी। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2, 4 एंड 3, 1। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे 2, 4, 3, 1 आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है? महाभारत से किसने अपना कथा सूत्र लिया है? किस रचनाओं ने? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो बताइए महाभारत से किसने अपना कथा सूत्र लिया है? नैषधीय चरित्र, कृतार्थजुनियम, शिशुपाल वध और दश कुमार चरित्र। बताइए तो आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाना चाहिए 11 का हो जाएगा। बताइए 11 का डी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड इसका 11 का डी होगा क्योंकि इसमें क्या दिया है 1, 2, 3। ठीक है, 10 कुमार चरितन जो है वो उसका संबंध नहीं है किसी भी तरह से, महाभारत के कथा वस्तु से नहीं लिया गया है। बाकी अगर फ्रेंड बात करें नैषधीय चरितम है, कृतार्थजुनियम है और शिशुपाल वध। चूँकि हमने क्या बताया था कृतार्थजुनियम जो है जिसमें हमने अर्जुन और किरात यानी कि जो वेशधारी शिव के जो बीच युद्ध हुआ है उसका वर्णन है। शिशुपाल वध में जिस तक कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया गया था उसका हमें वर्णन मिलता है। तो इन तीनों को मिला करके यानी कि इन तीनों ही ग्रंथों को अगर मिला करके क्या कहा जाता है? वृहत्रयी कहा जाता है। ठीक है, वृहत्रयी। अगर प्रश्न है वृहत्रयी क्या है तो हमें इन तीनों का नाम ले लेना है। और जब बात करें इनके रचनाकारों की तो फ्रेंड जो आपका भारवी के द्वारा कृतार्जुनियम की रचना किया गया था, शिशुपाल वध जो है वो माघ के द्वारा, और श्री हर्ष के द्वारा जो आपकी जो रचना की गई थी वो क्या है? नैषधीय चरित्र है। और इन तीनों ही रचनाकार को यानी कि भारवी, श्रीहर्ष और माघ को मिला करके संस्कृत काव्य का शीर्षत्रयी कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत काव्य के शीर्षत्रयी कहे जाते हैं कौन? भारवी हो गए आपके, भारवी, श्रीहर्ष और माघ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 में देखा जाए तो कुछ विद्वान दिए, कुछ लेखक दिए हैं और वो किस क्षेत्र से संबंधित है हमें वो देखना है। तो विशाख दत्त देखा जाए, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक का रचना किया था, तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। वरामिहिर, फ्रेंड वरामिहिर बताइए खगोलविद है। ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित है वरामिहिर। वरामिहिर जो थे एक खगोल और गणितज्ञ थे और इन्होंने देखा जाए पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका जैसी इन्होंने रचनाएं किया था। इन्हीं के द्वारा देखा जाए ब्रह्मांड का जो रचना, पृथ्वी का अक्षीय
भ्रमण जो है, उनका अक्षीय भ्रमण को ज्ञात करना, ये सब जो है वराहमिहिर के द्वारा बताया गया था। चरक जो है, चरक फ्रेंड थे, चरक जो है चिकित्सा से संबंधित है। चरक देखा जाए तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में थे, इनके द्वारा इनके द्वारा चरक संहिता की रचना की गई थी। और ब्रह्मगुप्त जो है वो आपके गणितज्ञ हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशाख दत्त नाटक, वराहमिहिर आपका खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त गणित। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए, हमारा आंसर होना चाहिए ए का 2 है और आपका बी का 3 है। तो कहाँ पे ए का 2 है और बी का 3 है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए सी। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। अभी हमने जस्ट बात किया, वराहमिहिर के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना किया गया था, जिसमें पंच सिद्धांतिका हो गई आपकी और आपका बृहद संहिता हो गई, ये सब वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। और वराहमिहिर कौन है फ्रेंड, खगोलविद गणितज्ञ थे। और इनकी जो पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, मेसोपोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। ये यूपीपीएससी प्री 2014 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए ये है हमारा आंसर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है क्या, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कालिदास के द्वारा रघुवंशम की रचना की गई थी, बिल्कुल सही है। भाष्य के द्वारा स्वप्न वासुदत्तम की रचना की गई थी फ्रेंड, स्वप्न वासुदत्तम, ये भी हमारा करेक्ट है, स्वप्न वासुदत्तम फ्रेंड। इसमें देखा जाए जो आपके वत्स के शासक थे उदयन और अवंती शासक चंड प्रद्योत की पुत्री वासुदत्तम की प्रेम कहानी इसमें दी गई है। उनके विवाह के बारे में बात किया गया। ये जब हम जब 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पढ़ते हैं, जो 16 महाजनपदों के दौरान हमें ये कहानी दिखती है। और स्वप्न वासुदत्तम के बारे में बात किया जाए तो ये सबसे पहला पूर्ण नाटक था। ठीक है, भारतीय साहित्य में जो सबसे पहला पूर्ण नाटक है वो कौन है, स्वप्न वासुदत्तम है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, सुबंधु, कादम्बरी, हर्ष, रत्नावली। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो हर्ष के द्वारा रत्नावली किया गया था ये भी सही है। हमारा जो इनकरेक्ट है वो है सुबंधु। ठीक है फ्रेंड, जो कि कादम्बरी की रचना किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई थी। तो हमारा ये क्या आंसर, सी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मिलिंद पन्नो। फ्रेंड, मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद कौन, ये था हिंद यूनानी शासक मिलिंद, जिसके प्रश्न थे, जिसको मिनांडर के भी नाम से जानते हैं। तो मिलिंद पन्नो जो है नाटक है वो क्या है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, फारसी महाकाव्य है। तो यानी कि मिलिंद पन्नो क्या है, फारसी पाली ग्रंथ है। ठीक है, ये पाली ग्रंथ है। इसके बारे में देख लीजिए, कुछ और भी प्रश्न है जिसके बारे में हमें क्लियर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ, चूँकि पाली भाषा में है ये बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्नो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है, डियोडोटस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनेंडर, स्टेटो प्रथम। ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 में ये प्रश्न आया था। तो जो मिलिंद पन्नो है वो है मिनांडर पे प्रकाश डालता है। जो कि मिनांडर की बात करें फ्रेंड, मिनांडर जो था एक हिंद यवन शासक था और इसकी जो राजधानी थी शाकल थी। ठीक है, शाकल इसकी राजधानी थी। और इसने चूँकि ये जब भारत आता है और हिंद यवन शासक रहता है तो इसने इसके प्रश्न, मिलिंद पन्नो मतलब प्रश्न, इसकी एक जागरूकता रहती है उस क्षेत्र में, चूँकि बौद्ध धर्म का उधर बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है। तो ये एक नागसेन बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उनसे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न करते हैं। यानी कि मिलिंद के प्रश्न वो नागसेन से प्रश्न करते जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, और नागसेन उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए चले जाते हैं। और उनके उत्तर से मिलिंद जो है, मिनांडर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो मिलिंद पन्नो यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद पन्नो, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नो राजा। फ्रेंड एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिएगा, देखिए डिमेट्रियस है ना, डिमेट्रियस के भी बारे में जान लीजिए। ये था पहला हिंद यवन शासक जिसने भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था, पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था और सियालकोट को अपनी राजधानी बताया था। सियालकोट यानी साकल को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसी वंश का ये शासक है, कौन, आपका मिनांडर। मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन है, अभी जस्ट हमने बताया, नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन, कुमारित भट्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नागसेन। ठीक है, नागसेन के द्वारा जो मिलिंद के प्रश्न किए जा रहे थे, नागसेन के द्वारा उसके उत्तर दिए जा रहे थे। बौद्ध धर्म से संबंधित ये भिक्षु रहते हैं और फिर इनसे प्रभावित होकर के मिलिंद ने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, व्यापारिक मार्गों पर कौन सा स्रोत मौन है जो हमें जानकारी नहीं देता है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में? संगम साहित्य, मिलिंद पन्नों, जातक कहानियाँ, उपयुक्त सभी। ये देखिए प्रश्न आया था बिहार पीसीएस प्री 1994 में, ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड जो संगम साहित्य है वो हमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देता है। संगम साहित्य से हमें संगम काल के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हमें 3 राजवंशों के बारे में, आपका चोल, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चूँकि दक्षिण भारत का इतिहास है ये, तो हमने इसके बारे में अपने लास्ट लेक्चर में सब सारी चीज़ें डिस्कस किया था। बात करें मिलिंद पन्नों की फ्रेंड, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। जस्ट अभी हमने बात किया जातक कहानियाँ, हमने क्या जातक कहानी जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ लिखी रहती है, उसी को हम जातक कहानियाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक तरफ दरबारी कवि हैं, दूसरे उनसे संबंधित राजा हैं। एक तरफ देखिए अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट। तो देखिए अमीर खुसरो किसके दरबार में थे फ्रेंड? ये अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के। फ्रेंड बात करें अमीर खुसरो की, तो अगर आपने सूफ़ी जो आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तो सूफ़ी आंदोलन में एक संप्रदाय था, नाम था जिसका चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित जो संत थे उनका नाम था एक निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तुगलक वंश में भी पढ़ा होगा। गयासुद्दीन तुगलक को इन्होंने ही बोला था ना, हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, दिल्ली अभी दूर है। तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य से अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक के 8 शासकों के काल को देखा है। इसने अमीर खुसरो ने 8 शासकों के काल को देखा है। उसी में चूँकि अमीर अलाउद्दीन खिलजी भी के दरबार में अमीर खुसरो थे, और कहा जाता है निज़ामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा, ये इतने ज़्यादा इनसे कभी करीब थे कि जिस दिन निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु, उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। कालिदास फ्रेंड, कालिदास हमने आपको ऑलरेडी बताया 9 रत्नों में से एक थे। किसके 9 रत्नों में से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में, उनके विजय अभियानों के बारे में लिखा है, तो हरिसेन जो हो गए वो भी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट फ्रेंड हर्षवर्धन के समय के थे बाणभट्ट। ठीक है, ये इनके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3, तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया, यानी कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हो गया आपका हर्षवर्धन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक थे। चूँकि हमें राजतरंगी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसके रचनाकार कल्हड़ थे, तो ये किसके शासनकाल में इन्होंने अपना इस राजतरंगी का जो है लेख इन्होंने प्रारंभ किया था? तो वो था जय सिंह। ठीक है, जय सिंह के समय में इन्होंने लिखना था। क्योंकि राजतरंगी की बात करें फ्रेंड, तो ये संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत में लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो आपका राजतरंगिणी है। और फ्रेंड इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें और इन डेप्थ जाके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कुल कितने तरंग, यानी कि कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं फ्रेंड? ठीक है, 8, 9, 10, 11। तो देखा जाए इसमें 8 तरंग थे फ्रेंड, और 8 तरंग में देखा जाए तो लगभग 8 तरंग के साथ साथ इसमें लगभग माना जाता है 8000 श्लोक थे। और एकदम एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो कहीं कि 7826 जो है इसमें श्लोक माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो कि 8 तरंग थे, तो पहले और तीसरे तरंग, यानी कि पहले और तीसरे तरंग में इन्होंने अत्यंत प्राचीन कश्मीर का परंपरागत इतिहास लिखा है। ठीक है, चौथे से लेकर के 6वें, अगर आपने कश्मीर का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें कुछ राजवंश थे। ठीक है, तो चौथे से लेकर के 6वें में 2 राजवंशों का इतिहास पता चलता है, जिसमें कि कारकोट और उत्पल। ठीक है, उत्पल वंश के बारे में पता चलता है। 7वें से लेकर के 8वें में हमें अंतिम जो वंश था लोहार वंश। ठीक है, लोहार वंश का इतिहास हमें पता चलता है, और इसी लोहार वंश का अंतिम शासक था जय सिंह, जिसके समय में कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी लिखने का शुरुआत किया था। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? चूँकि कल्हड़ के बाद भी इसको और आगे बढ़ाया गया था, तो किसके द्वारा? बिल्हड़ एवं मुरतुंग के द्वारा, बिल्हड़ एवं मम्मट के द्वारा, जोनराज एवं मुरतुंग के द्वारा, जोनराज एवं शिवर के द्वारा। तो बताइए आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है,
थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं कि जो कल्हड़ की राज तरंगिणी थी उसको चार भागों में लिखा जाता है। तो जो पहला भाग था जो कि कल्हड़ के समय में लिखा गया था और ये किसके शासनकाल में था, जय सिंह के समय में, ठीक है। आगे जब उनके बाद देखा जाए तो द्वितीय जो भाग था वो लिखा गया जौन राज के समय में, ठीक है, जौन राज के समय में। और जौन राज के समय में जो इतिहास मिलेगा इतिहास का 459 तक का हमें इतिहास मिलेगा और ये किसके शासनकाल में था, जैनुल आबदीन के शासनकाल में था, जिसे हम कश्मीर का अकबर कहते हैं, ठीक है। तीसरा भाग जो लिखा गया था वो लिखा गया था फ्रेंड सीवर के समय में, ठीक है, सीवर के समय में लिखा गया था और ये भी हमें लगभग 486, ठीक है, 486 के समय तक का हमें इतिहास के मतलब कश्मीर के इतिहास के शासकों की जानकारी देता है। और तीसरा भाग भी जैनुल आबदीन के समय में ही लिखा गया। अंतिम जो था चौथा, ठीक है, चौथा जो लिखा गया था वो अकबर के समय में लिखा गया था। अगर आपने मेडावल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो इस समय तक कश्मीर पर अधिकार कर लिया था अकबर ने और इनके समय में भी इसको लिखा गया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जौन राज और सीवर के बाद किसने इस कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया था, तो वो थे प्रज्ञा भट्ट और आपके सूका, ठीक है, प्रज्ञा भट्ट और सूका, ठीक है, प्रज्ञा भट्ट और सूका के द्वारा इसको बढ़ाया गया था अकबर के काल में, जहां से हमें 1596 के समय की हमें जानकारी मिलती है। सारी चीज़ें लिख लिया करिए, जब मैं बोलती रहती हूँ तो लिख लिया करिए। तो समझ लीजिए किसने कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, जौन राज सीवर के बाद किसने बढ़ाया था, प्रज्ञा भट्ट और आपके सूका ने, ठीक है। चलिए, सौरानंद किसकी रचना है, सौरानंद बताइए किसकी रचना है। ये आपके देखा जाए इसमें बताया गया है कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध के जो शिष्य से सुंदरानंद के द्वारा जो बौद्ध धर्म का जो धारण किया गया था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अश्वघोष, बाण भट्ट, बहुभूति भास, बताइए किसके द्वारा, सौरानंद की रचना किसके द्वारा की गई है, जल्दी बताइए। ये सौरानंद जो थे, ये जो भगवान बुद्ध के जो सौतेले भाई थे, ठीक है, सुंदरनंद के द्वारा जो संन्यास ग्रहण किया गया था उसकी जानकारी मिलती है। इनके शिष्य नहीं थे, वो सारी पुत्र थे उनके शिष्य। सौरानंद जो थे वो भगवान बुद्ध के सौतेले भाई थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, कभी कभी मुझे भी देखना रहता है कि आप लोग आंसर क्या कर रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष के द्वारा सौरानंद की रचना किया गया था। और अश्वघोष फ्रेंड जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर आपने चौथी बौद्ध संगीति पढ़ी होगी बौद्ध धर्म की, तो ये कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के समय में और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है, सौरानंद के रचनाकार। इनके द्वारा देखा जाए तो अश्वघोष के द्वारा सौरानंद के साथ साथ बुद्ध चरितम, सारीपुत्र, ये सारे इन्होंने इसकी रचनाएं किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक थे। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, बाण भट्ट, विशाख दत्त, वत्स्यायन, हर्षवर्धन। ये राजस्थान प्री 1999 में ये प्रश्न आया था। तो देखा जाए इसके जो रचनाकार कौन थे, वो थे वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश के जो शासक थे वो आपके हर्षवर्धन के द्वारा ये नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों रचनाएं हुई थी वो धावक नामक कवि के द्वारा की गई थी, ठीक है, धावक नामक कवि के द्वारा इन तीनों की रचना किया गया था। और कहा जाता है हर्षवर्धन ने पैसे वैसे दे करके इसको अपने नाम करा लिया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। माना जाता है ऐसा माना जाता है कि धावक के द्वारा। बाकी तो ऐसे आप आंसर इसी करेंगे कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के द्वारा जो रचना की गई थी वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता, अष्टांग हृदय। ये IS प्री 1993 में ये प्रश्न आया था। तो बताइए कि कौन सी है हमारे विश्वकोशीय ग्रंथ। ये है हमारा बृहद संहिता, ठीक है, बृहद संहिता जिसकी रचना वराहमिहिर ने किया था, ठीक है, वराहमिहिर ने किया था बृहद संहिता की रचना। और बृहद संहिता को प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, प्रथम विश्वकोशीय ग्रंथ बृहद संहिता को माना जाता है। और ये बात करें तो इसमें ज्योतिषी के अलावा इसमें जो तत्कालीन समाज यानी कि ये गुप्त काल से संबंधित था और गुप्त काल के समय के जितने भी हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक
इन सारी संबंधित जानकारी हमें बृहद संहिता से प्राप्त होती है। एक तरीके से अगर एक शब्द में कहें तो गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश कहा जाता है। किसे? बृहद संहिता को कहा जाता है, जिसकी रचना वराहमिहिर ने किया था। वराहमिहिर जो कि हमने ऑलरेडी बात किया कि ये गणितज्ञ थे, ये खगोलविद थे। इनके द्वारा देखा जाए तो बताया गया था कि किस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन्होंने ही वराहमिहिर के द्वारा वर्गमूल और घनमूल को किस निकालने की जो पद्धति, यानी कि जो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट आप मैथ्स में लगाते होंगे, उसको किस तरीके से निकालने की जो पद्धति वराहमिहिर के द्वारा बताई गई थी। अमर को उसके बारे में बताया था अमर सिंह ने। अष्टांग हृदय जो है वो आपके चिकित्सा संबंधित ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को सूची 2 से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, निम्नलिखित युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? देखिए कौन सा है। मृच्छकटिकम, जिसकी रचना शूद्रक ने किया था। बुद्धचरित वसुबंधु, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, हर्षचरित बाणभट्ट। अगर डायरेक्ट देखा जाए मुद्रा राक्षस तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मुद्रा राक्षस सही है। तो देखा जाए तो कौन सा सही होगा हमारा? मुद्रा राक्षस सही हो गया। तीसरा सही हो गया हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सही है ये। मृच्छकटिकम फ्रेंड ये भी शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा जो बुद्ध चरित्र है वो क्या है? गलत हो गया, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, मृच्छकटिकम जिसको कहते हैं कि मिट्टी की गाड़ी या फिर मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मृच्छकटिकम में बात करें तो इसमें एक प्रश्न आया था कि मृच्छकटिकम नाटक में स्त्री और जो शूद्र हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इस नाटक में स्त्री और शूद्रों के द्वारा। और चूंकि इसमें जो कहानी दी गई है वो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी के बारे में बात किया गया। और इससे मृच्छकटिकम से ही हमें जो उस समय के समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, जो बुराइयां हैं, वो हमें मृच्छकटिकम से पता चलती है। फ्रेंड मुद्रा राक्षस के बारे में हमने ऑलरेडी बताया और हर्षचरित के बारे में ऑलरेडी बताया। चूँकि बुद्ध चरित की बात करें तो बुद्ध चरित की जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी बताइए? तो बुद्ध चरित जो कि हमें बताता है, इसे हम क्या कहते हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी बुद्ध चरित। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित को बुद्धों की रामायण कहा जाता है। ठीक है, बुद्धों की रामायण कहा जाता है, जिसकी रचना किसने किया था? अश्वघोष के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक तरफ ग्रंथकार है, दूसरा मूल ग्रंथ है। ठीक है, देखा जाए तो वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक, विल्लड़। वराहमिहिर के द्वारा क्या किया गया था? विशाखदत्त के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? शूद्रक के द्वारा। क्योंकि विशाखदत्त तो अभी तक आपको रट जाना चाहिए देखा जाए, लेकिन इसमें देखिए विशाखदत्त से कुछ और भी संबंधित प्रश्न आए हैं। तो चलिए हम तो आंसर पे चलते हैं। आंसर जो हमारा देखा जाए तो वराहमिहिर के द्वारा, अभी हमने जस्ट बात किया, बृहद संहिता की रचना की गई। विशाखदत्त के द्वारा फ्रेंड देवी चंद्रगुप्तम की रचना की गई थी। देवी चंद्रगुप्तम जो कि हमें ये गुप्त काल से जानकारी देता है। जहाँ विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस हमें मौर्य काल से संबंधित जानकारी देता है, वहीं इनका एक दूसरा नाटक है विशाखदत्त का, जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, जो हमें ये बताता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य एक और शासक था जिसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त की जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम से पता चलती है। ये एक अयोग्य शासक रहता है। लेकिन जब हम गुप्त वंश की राज्यों की वंशावलियाँ देखते हैं तो उसमें हमें गुप्त वंश के बारे में, मतलब गुप्त शासकों में रामगुप्त का नाम नहीं पता चलता है। लेकिन और देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम से हमें जानकारी रामगुप्त के बारे में पता चलती है। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड भी अगर लगाने की कोशिश करें तो देखा जाए अभी भी हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे ए का 3 और बी का 4 दिया हुआ है। शूद्रक के द्वारा बताइए क्या लिखा गया था? मृच्छकटिकम। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, मृच्छकटिकम जो लिखा गया था शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। और बिल्हड़ के द्वारा क्या लिखा गया था बताइए? बिल्हड़ के द्वारा ये लिखा गया था विक्रमादेव चरितम। ठीक है, विक्रमादेव चरितम बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। एक बच गया, देखा जाए प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी मेरुतुंग के द्वारा। ठीक है, अगर इसकी बात करें मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि की रचना की गई थी। और ये अर्थशास्त्र पर टीका है, चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पर टीका क्या है? प्रबंध चिंतामणि, जो कि मेरुतुंग के द्वारा लिखित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए? हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, 3, 4, 2, 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? बताइए। परमार वंश जिसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। ठीक है, जिन्हें हम कृष्णराज के नाम से भी जानते हैं। उपेंद्र के द्वारा परमार वंश की स्थापना की गई। और इसके बारे में जो स्रोत है, जो जानकारी देता है, वो बताइए क्या है? पद्मगुप्त का नवसारंग चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि,
उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर हो गया हमारा। ये उपयुक्त सभी जो है हमें बताता है किसके बारे में, परमार राजवंश के इतिहास के बारे में बताता है। और फ्रेंड ये उदयपुर प्रशस्ति कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी, हर्ष, मालविका मित्रम, कालिदास, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौरानंद, अश्वघोष। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, मालविका मित्रम कालिदास बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त बिल्कुल सही है, सौंदरानंद जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हमने क्या पता था सौंदरानंद में कि जो सौतेले भाई थे भगवान बुद्ध के, जिनका नाम था सुंदरानंद, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने जो संन्यास ग्रहण कर लिया था सौंदरानंद में, उसकी कहानी है। कर्पूर मंजरी फ्रेंड जो है वो हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो बताइए किसके द्वारा कर्पूर मंजरी लिखी गई थी। तो कर्पूर मंजरी जो लिखी गई थी वो हर्ष के द्वारा नहीं, राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा कर्पूर मंजरी लिखी गई थी। और ये किसके दरबार में थे, ये प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु थे। कौन, राजशेखर, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु थे। और इनके द्वारा कुछ और भी रचनाएं की गई थी राजशेखर के द्वारा। कर्पूर मंजरी के अलावा देखा जाए बाल रामायण की इन्होंने रचना किया था, काव्य मीमांसा की रचना किया गया था, और आपका देखा जाए तो हर विलास की रचना इन्होंने किया था। ठीक है, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, काव्य मीमांसा और हर विलास, ये सब रचनाएं राजशेखर के द्वारा की गई थी। किसके दरबार में थे, ये देखा जाए तो प्रतिहार शासक यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। शाकुंतलम किसने लिखा था। देखिए फ्रेंड वही अभिज्ञान शाकुंतलम, बाणभट्ट, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति। तो किसके द्वारा लिखा गया था फ्रेंड, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। किसकी कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम में, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कर्व ऋषि की पुत्री शकुंतला के बीच में जो संयोग और वियोग था उसी की कहानी हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है। कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। स्वप्न वासुदत्ता हमने इनके बारे में बताया था ना, वत्स के शासक उदयन और अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत की पुत्री वासुदत्ता के बीच जो प्रेम कहानी थी, जो विवाह हुआ था, उसी की कहानी हमें स्वप्न वासुदत्ता में मिलती है। और फ्रेंड ये पूर्ण नाटक है, भारत का पहला पूर्ण नाटक कौन सा, स्वप्न वासुदत्ता, जिसकी रचनाकार कौन था, भास्य के द्वारा इसके बारे में लिखा गया था। और इन्होंने अपने नाटक का जो नायक और नायिका बनाया था वो किसको बनाया था, उदयन को और वासुदत्ता को। चलिए गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है। जयदेव, सूरदास, केशव, धोई। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार कौन है बताइए। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। इनके द्वारा एक और रचना किया गया था जयदेव के द्वारा, देखा जाए तो चंद्रलोक। ठीक है, चंद्रलोक भी अगर प्रश्न आ जाए तो चंद्रलोक के भी रचनाकार कौन है, जयदेव। और जो जयदेव, हाँ, ये किसके दरबार में थे, जो देखेंगे सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और फिर लक्ष्मण सेन के दरबार में देखा जाए धोई भी थी। ठीक है, धोई भी थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, और इन्होंने पवन दूत की रचना की थी। ठीक है, पवन दूत की रचना धोई ने किया था। ये भी क्या थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या है, जयदेव, गीत गोविंद के रचनाकार। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। देखिए वही प्रश्न आ गया, किसकी सभा से संबंधित थे, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। ये यूपीपीसीएस प्री 1999 में ये प्रश्न आया था। तो गीत गोविंद के जो गीतकार हैं जयदेव, वो किससे संबंधित थे, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन, जिसके दरबार में जयदेव धोई नामक विद्वान रहते थे, जहां जयदेव के द्वारा गीत गोविंद और चंद्रलोक की रचना की गई थी। वहीं पे देखा जाए तो धोई के द्वारा पवन दूत की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तरफ रचना है और उस रचना से संबंधित जो विषय है वो दिया है, अष्टांग संग्रह 10 रूपक लीलावती महाभाष्य। देखा जाए अष्टांग संग्रह फ्रेंड जो है वो आपका आयुर्वेद है, आयुर्विज्ञान से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है। चलिए एलिमिनेशन मेथड से हमें आंसर देखा जाए तो बी मिल गया। ठीक है, बी, क्योंकि एक में ही दिया है हमें, ए का 4। 10 रूपक बताइए क्या है, 10 रूपक जो आपका एक नाट्य है। लीलावती, ठीक है, भास्कराचार्य के द्वारा लिखित लीलावती जो कि गणित ग्रंथ संबंधित है। महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य के रचनाकार कौन थे, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी जो कि व्याकरण संबंधित है। और महाभाष्य किस पर टीका है आपका,
पाणिनि के अष्टाध्यायी पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी 4132। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पे नहीं है। एक तरीके से क्या कह सकते हैं, निष्काम कर्म का सिद्धांत यहाँ पे हम लागू कर सकते हैं, निष्काम कर्म का सिद्धांत। ठीक है, आपका सिर्फ जैसे कि अभी आप स्टूडेंट हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिर्फ काम है तैयारी करते चलो। ठीक है, रिजल्ट नहीं सोचो, आप तैयारी करो, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, है ना। तो ये किससे लिया गया, किस ग्रंथ से संबंधित है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता, महाभारत। तो हमारा आंसर क्या होगा, गीता। ठीक है, गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। जो यही है वो यही है, ठीक है, वही हर जगह है, लेकिन जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, कहा किस में कहा गया है, रामायण में, महाभारत में, गीता में, राजतरंगिणी में। अगर बात करें तो देखा जाए राजतरंगिणी से तो हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, और ये बात कही गई है महाभारत में। ठीक है, गीता में नहीं, ध्यान रखिएगा, महाभारत में कही गई। ठीक है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। ठीक है, महाभारत में। चलिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसका सर्वाधिक बार विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है, वह ग्रंथ कौन सा है, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, शकुंतला। ठीक है, तो बताइए कौन सा है वो ग्रंथ जिसका विदेशी भाषा में 15 बार और 40 विदेशी भाषाओं में जो है 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो बताइए वो कौन सा है, वो है हमारा पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र जो है वो एक नीति विषयक ग्रंथ है, और इसमें देखा जाए जो राजा को एक तरीके से जो राजकुमार होते थे, ठीक है, राज्य के जो राजकुमार थे उनको नीति परक शिक्षा जो दी जाती थी वो पंचतंत्र के द्वारा दी जाती थी। कहानियाँ एक तरीके से, इसमें बहुत अच्छी कहानियाँ पंचतंत्र, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी तो पढ़ना, काफ़ी अच्छा है। और ये सर्वाधिक बार जो विदेशी भाषा में अनुवाद किया जाने वाला ग्रंथ है पंचतंत्र, जो कि विष्णु वर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो प्रश्न यह है कि कौन सा ऐसा पहला ग्रंथ है जिसको किसी भारतीय या यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, वो था शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो किसी विदेशी भाषा यानी कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया पहला ग्रंथ था, और सर्वाधिक भाषा में जो अनुवादित किया गया ग्रंथ है वो पंचतंत्र है। ठीक है, चलिए, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, तुलसीदास द्वारा, रैदास द्वारा। तो देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया, जो पंचतंत्र लिखी गई है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, पंचतंत्र जो कि नीति विषयक ग्रंथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ ग्रंथ दिया हुआ है। तो लेखक देखिए कौन है, सर्ववर्मा शुद्रक विज्ञानेश्वर, इधर देख लीजिए। तो बताइए क्या है इसमें, सर्ववर्मन के द्वारा कौन सी रचना की गई थी, ये की गई थी कातंत्र। ठीक है, सर्ववर्मन के द्वारा कातंत्र की गई थी। और देखिए एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं तो हमारा ए निकल गया, हमारा सी निकल गया। ठीक है, और हमें दूसरे ही ऑप्शन से हमें देखा जाए तो आंसर मिल जाएगा। तो शुद्रक के द्वारा बताइए क्या लिखा गया था, मृच्छकटिकम। ठीक है, शुद्रक के द्वारा क्या लिखा गया, मृच्छकटिकम। हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाना चाहिए हमारा। और विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया था, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, यानी कि सर्ववर्मन के द्वारा कातन, शुद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल। बताइए किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है भास्कराचार्य को, अपने जो बीज गणित में इन्होंने जो योगदान दिया था उसके लिए इनको जाना जाता है भास्कराचार्य को। ठीक है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन, भास्कराचार्य। तो देखिए जस्ट अभी हम लोगों ने बात किया गणित के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया था वो भास्कराचार्य ने दिया था। और फ्रेंड भास्कराचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि को 4 भागों में बांटा गया है।
जिसमें से 4 भागों में विभाजित है, जो कि पहला भाग है लीलावती, दूसरा भाग है बीज गणित, तीसरा भाग है गणिताध्याय और चौथा भाग है आपका गोलाध्याय। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग कौन कौन से हो गए? एक लीलावती हो गया, बीज गणित दूसरा हो गया, तीसरा आपका गीताध्याय हो गया, चौथा गणिताध्याय हो गया और चौथा आपका हो गया गोलाध्याय हो गया। किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई। तो लीलावती जो प्रश्न है किससे संबंधित है? आपका गणित से संबंधित। कौटिल्य के द्वारा देखा जाए तो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्रीय, भारतीय संस्कृति के विद्वान एवं कवि, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आर्यभट्ट से संबंधित। ठीक है, आर्यभट्ट ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिसका नाम, एक पुस्तक का नाम आर्यभट्ट था और दूसरी पुस्तक का नाम जो था वो आर्य सिद्धांत था। ठीक है, ये उनकी पुस्तकें थी, आर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट के द्वारा फ्रेंड देखा जाए तो क्या क्या इनकी कुछ उपलब्धियां, इन्होंने पाई का मान दिया, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का मान दिया, इन्होंने जीरो का जो सही मान बताया गया था वो आर्यभट्ट के द्वारा बनाया था, इन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। और फ्रेंड इन्हीं के नाम पे देखा जाए, आर्यभट्ट के नाम पे ही देखा जाए, जो भारत का पहला सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था, जिसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल यानी कि 19 अप्रैल 1975। ठीक है, 1975 को आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम सैटेलाइट है उसका प्रक्षेपण किया गया था, जो आर्यभट्ट के नाम पे, जो कि भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री हैं। उनकी पुस्तकें क्या है? आर्यभट्ट हो गया, दूसरा आर्य सिद्धांत हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान की। भास्कर ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने। तो बताइए किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? ये भी आर्यभट्ट के ही द्वारा दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। भास्कराचार्य अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनके द्वारा जो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना की गई थी। वराहमिहिर के बारे में, जो कि खगोलविद थे, गणितज्ञ थे, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक? पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। नेक्स्ट है हमारा मत विलास प्रहसन। ठीक है, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? गौतमी सत्यकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन के द्वारा, जो कि पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन। इनका समय देख लीजिए क्या है, 600 से लेकर के 630। इन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना किया था, जिसपे इन्होंने कपालिकों को और जो बौद्ध भिक्षुओं पर इन्होंने व्यंग किया था। और बात करें महेंद्र वर्मन की, तो फ्रेंड ये पहले जैन थे और बाद में जो एक अलवर संत थे, ठीक है, एक संत थे शैव संत अप्पर। ठीक है, शैव संत अप्पार से प्रभावित होकर के इन्होंने शैव धर्म को ग्रहण कर लिया था महेंद्र वर्मन, जिन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना किया था। इसमें इन्होंने कपालिकों और बौद्ध भिक्षुओं पे कटाक्ष किया था या फिर व्यंग किया था। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी फ्रेंड आपके सातवाहन शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ये ऐहोल अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है फ्रेंड। मनुस्मृति किससे संबंधित है? मनुस्मृति की बात करें तो ये सबसे प्राचीन वह प्रामाणिक स्मृति है। और ये किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य से। तो ये जो है संबंधित है वो आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। और इसकी जो रचना हुई थी फ्रेंड वो शुंग काल में हुई थी। ठीक है, शुंग काल जो था वो क्या था आपका? शुंग वंश के समय शुंग काल यानी कि मौर्योत्तर काल में इसकी रचना की गई थी। और इसमें जो है मनुस्मृति में भारतीय जो प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित ये मनुस्मृति है। और इसकी जो रचना किया था वो आदि पुरुष ने मनु ने किया था। और फ्रेंड इस पे जो टीकाकार याद रखिएगा, इस पे जो टीकाकार थे वो भरूची थे और मेधातिथि थे। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आते हैं। टीकाकार
ठीक है। तो मनुस्मृति पे टीकाकार भरूची हो गए, मेघातिथि हो गए। मनुस्मृति शुंग काल से संबंधित है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? किसे? पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो बताइए विधि निर्माता किसे माना जाता है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा मनु को माना जाता है, ठीक है। विधि निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है, जिन्होंने मनुस्मृति की इन्होंने रचना किया था। और ठीक है, मनु जो कि माना क्या जाता है, इन्होंने भारत के पहले जो हैं ये प्राचीन भारत के प्रथम और महान विधि निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम प्राचीन भारत के प्रथम महान विधि निर्माता के नाम से मनु को जाना जाता है, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। पाणिनि अष्टाध्यायी, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। चलिए, शून्य का आविष्कार किया आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। तो फ्रेंड जो शून्य का आविष्कार किया था वो किसी अज्ञात भारतीयों के द्वारा किया गया था। और इसी शून्य को कौन अरब जाते हैं, अरबवासी अरब ले जाते हैं, फिर अरब से ही किस तरीके से ये रोम में पहुंचता है, यूरोप पहुंचता है। तो शून्य का जो आविष्कार हुआ था भारत में किया गया था, लेकिन इसके बारे में नहीं पता किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा शून्य का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ देखिए पुस्तक दी हुई है, उस पुस्तक के रचनाकार दिया हुआ है। तो देखा जाए जो पहली पुस्तक दी हुई लाइफ ऑफ वेनसॉन्ग हुइली, द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, हिस्टोरियल फिलिपिकल, ठीक है, पॉम्पेइस, टोग्रस, द हिस्टरीज, ये हेरोडोटस, ठीक है, जो हिस्टोरिका या हिस्टरीज जो है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? द नेचुरल हिस्ट्री। द नेचुरल हिस्ट्री जो कि टॉलमी के द्वारा लिखी गई, ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई, ठीक है। प्लिनी के द्वारा द नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई है। और इसमें चूँकि प्लिनी एक इटली का नागरिक रहता है और इसने इटली और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध के बारे में इसने वर्णन किया है। और फ्रेंड एक प्रश्न भी आया था कि किस इतिहासकार के द्वारा दुख प्रकट किया जाता है जो रोम से पूरा सोना भारत की तरफ आ जाता है, यानी कि रोम से जो निर्यात हो रहा है सोने का, उस पर दुख किस इतिहासकार ने प्रकट किया था? तो वो प्लिनी था, ठीक है। प्लिनी जिसकी पुस्तक है द नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी के द्वारा फ्रेंड ज्योग्राफी लिखी गई, ठीक है, ज्योग्राफी जो लिखी गई वो टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। बाकी देखा जाए तो लाइफ ऑफ वेनसॉन्ग हुइली के द्वारा, हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है पाइपेस टोग्रस के द्वारा, द हिस्टरीज जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। आज का देखा जाए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, वीणा, सरोद, तबला। तो जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वो वीणा है, और बाकी जो है सितार, सरोद, तबला, ये जो है आपका मध्यकाल में ये मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड इस तरीके से आज हमने इंडियन लिटरेचर से संबंधित जितने भी प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को एक साथ देख लिया। हाँ, ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्ट्स था, इसलिए मेरे को थोड़ा जल्दी इन चीज़ों को देखना पड़ा, बताते हुए चलना पड़ा। बहुत इससे प्रश्न भी इसी तरीके के आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, और जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ इससे संबंधित कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बताते हुए मैं चली हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलें। और फ्रेंड कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं, तो जो लोग डिसलाइक करते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि उन्हें कौन सी चीज़ें नहीं अच्छी लगी, ताकि हम उसे और इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग डिसलाइक कर रहे हो उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो बताएं कि उन्हें कौन सी चीज़ें नहीं पसंद आई है या नहीं समझ में आया है। बाकी फ्रेंड फिर हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का जो MCQ सीरीज़ का ये लास्ट सीरीज़ था। अब इसके बाद हम मेडावल हिस्ट्री के साथ आप लोग के साथ में आएंगे, आप लोग के सामने आएंगे, मेडावल हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।